हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज होता क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो चतुर्भुज होता है रीजन। चतुर्भुज हम किसको बोलेंगे उसकी परिभाषा मैं आपको लिखा रहा हूँ। रीजन बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। लिखो आप, रीजन बाउंडेड। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। रीजन बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। ऐसा क्षेत्र जो 4 लाइन से घिरा होता है इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है। तो दिखने में ऐसा होता है, देखो कैसा भी बना लो आप। 4 लाइन से 4 लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो। आपको ये नहीं करना है कि आप समांतर चतुर्भुज ले रहे हो, समलंब ले रहे हो, कोई सा भी डायग्राम मैंने बना दिया। एक नॉर्मल चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब ये दिखने में देखो कैसा भी लग रहा है तो उसको आप उस पर नहीं जाना है। हम जब टाइप ऑफ पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। ये हमने एक नॉर्मल सा चतुर्भुज बना दिया। ठीक है। कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है इस धरती पर, जो भी है। इस चतुर्भुज में अगर मैं बात करूं, इसके एरिया की बात कर लेते हैं। देखो इधर इसको डायगोनल को मिला दिया। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। अगर इनके विकर्ण को आपस में मिला दिया जाए, ये हो गए इनके क्या हो गए, विकर्ण। ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो गए, विकर्ण। अब भाई एरिया क्या होता है, अगर इसका नामकरण हो जाए ए बी सी डी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे बी डी सी का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, और ए डी बी इस त्रिभुज का एरिया, अगर इन दोनों का एरिया मिल जाए और इन दोनों को एरिया का मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा भाई। चलो देखो अब एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का हमारे पास में एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। पहले तो मैं इसका निकाल रहा हूँ ए बी डी का एरिया प्लस बराबर में आप लिख लो ए बी सी डी चतुर्भुज का एरिया, ए बी डी का प्लस और बी सी डी का एरिया। जो दो त्रिभुज है ए बी डी और बी सी डी का एरिया। ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया भाई होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो मेरे पास में आधार तो ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई खींच लेते हैं। देखो अगर इस सी पॉइंट से मैं इस पर लंब डाल दूं तो ये मेरे पास में ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। लंब डाल दिया मैंने तो ये h1 क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अगर मैं इस भुजा पे इस पर लंब डाल दूं तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हमने बोल दिया h2। तो ये मेरे पास में क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक है। तो चलो देखो तो ए बी डी का एरिया क्या आ जाएगा, ए बी डी का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, बी डी और ऊंचाई कितनी है, h2। ऊंचाई आ गई h2 प्लस बी सी डी का एरिया कितना आएगा, ये आएगा 1/2 इंटू आधार। तो आधार कितना है भाई, इसका आधार भी बी डी है क्या, दोनों का आधार बी डी ले लिया क्या, चलो कोई ना, दोनों का आधार बी डी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h1। ठीक है। तो मेरे पास में इसका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा। अब यहाँ से 1/2 और बी डी को आप कॉमन ले लो तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 बी डी, अंदर क्या बचेगा, h2 प्लस h1। तो ये मेरे पास में चतुर्भुज का क्या आ गया, एरिया आ गया कि 1/2 इंटू बी डी। बी डी कौन सा है, कोई सा भी एक विकर्ण ले लो आप, विकर्ण, और उसकी दोनों हाइट का योग। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का एरिया। कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, आपको कोई सा भी चतुर्भुज दे दे उसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बी डी। बी डी क्या है, डायगोनल है भाई, विकर्ण है। ठीक है। और उनकी जो दोनों ऊंचाइयां हैं उनका योग। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, एरिया आएगा। अब हम इसके कोणों की बात कर लेते हैं। जो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। वैसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए था, लेकिन कोई ना, ये दूसरा पॉइंट लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें बस ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज के बारे में एक थ्योरेटिकल सवाल भी बन सकता है, पिछली बार एग्जाम में बना भी था। वो सवाल हमारा क्या बन सकता है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो आप कि कोई सा भी आकृति हो, इस धरती के ऊपर कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो
ठीक है। कोई भी आकृति का मतलब चाहे आप त्रिभुज ले लो, चाहे आप चतुर्भुज ले लो, चाहे आप पेंटागन ले लो, चाहे बहुभुज ले लो, या आप हेक्सागन ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो, आप पंचभुज ले लो, कोई सा भी ले लो, आकृति का मतलब है ऐसी आकृति, ठीक है। अब अगर कोई भी आकृति हो तो उनके अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तो उनके लिखो, तो उनके एक्सटीरियर, तो उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी आकृति ले लो आप, चाहे त्रिभुज ले लो, चाहे चतुर्भुज ले लो, चाहे कोई सी भी ले लो, हम उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री, ठीक है। और चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री और इंटीरियर एंगल का भी सम कितना होगा, 360 डिग्री। देखो भाई, इंटीरियर एंगल है चारों तो 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसी आकृति बताओ जिसके इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो सवाल बन सकता है ऐसा छोटा सा थ्योरी के ऊपर, तो आप ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, तो इतना सा आप ध्यान रख ही सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी चतुर्भुज है उसके विकर्ण जो है, डायगोनल है, वो किसी एंगल पर कट करते हैं, किसी एंगल का मतलब आप थीटा मान लो, थीटा पे कट करते हैं, तो उनका जो वो आएगा, एरिया आएगा, उस चतुर्भुज का एरिया वो कितना आएगा। तो उस पर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी चतुर्भुज आपको दिया है, ये चतुर्भुज आपको दिया है, कैसा भी चतुर्भुज दिया है धरती के ऊपर। अब इसकी जो विकर्ण है, ये विकर्ण थीटा पे कट करते हैं भाई। अगर ये विकर्ण थीटा पे कट करते हैं तो मुझे इनका एरिया बताओ, इस त्रिभुज का जो इस चतुर्भुज का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। तो हम पहले चलो इसका निकाल लेते हैं। देखो मैं आपको पूरा निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलता है। अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो डायरेक्ट याद कर लो, 1/2 और ये होता है d1 d2 साइन थीटा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है इसके एरिया का। 1/2 d1 d2 क्या है, इसके पहले और दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है उनका गुणनफल और उनके विकर्णों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, थीटा। तो ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एरिया आया कैसे। तो चलो मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाली सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ये भी 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु ओ पॉइंट है मेरा, इसको आप ओ पॉइंट मान लो। जो ये बिंदु है इसको ओ पॉइंट मान लो, ठीक है। अब इस बी ओ की लंबाई मान लो x, इस ओ और डी की लंबाई मान लो y, सी की लंबाई मान लो z और इसकी लंबाई मान लो w, ठीक है। तीनों की मैंने लंबाई मान ली जहाँ पे विकर्ण कट कर रहे हैं, तो मैंने चारों की यहाँ पे लंबाई मान ली। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एरिया निकलेगा, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया, अगर इन चारों त्रिभुजों के एरिया को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में जो ABCD चतुर्भुज बनेगा उसका एरिया आएगा भाई। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो मैंने आपको जब त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाया था या त्रिभुज वाली थ्योरी जब मैंने आपको बताई थी, तो मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये मेरा त्रिभुज है, इस वाली भुजाई की लंबाई x है, इस वाली भुजाई की लंबाई y है और बीच के अंदर दोनों भुजाओं के बीच के अंदर थीटा एंगल बनेगा, तो इसका एरिया आएगा 1/2 xy साइन थीटा। इसका एरिया मैंने आपको यही लिखाया था। तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं लगाना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मुझे ABCD का एरिया चाहिए तो पहले मैं इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालता हूँ। तो इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 xz साइन थीटा, यह आएगा 1/2 xz साइन थीटा, ठीक है। प्लस इस वाले एरिया, इसका एरिया कितना आएगा 1/2 ZY और दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन के अंदर अगर 180 माइनस थीटा आ जाए तो वो कितना होता है, वो भी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना आएगा 1/2
जेड वाई साइन थीटा प्लस अगर मैं इस वाले में लगाऊं तो कितना आएगा 1/2 डब्लू वाई साइन थीटा, तो ये आएगा 1/2 डब्लू वाई साइन थीटा प्लस अगर मैं इसमें लगाऊं तो क्या आएगा 1/2 एक्स डब्लू, एक साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स डब्लू साइन थीटा। यहाँ तक आ गया, सबको दिख रहा है आखिरी में कोने में यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आगे मैं एक काम करता हूँ 1/2 साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा पास में 1/2 साइन थीटा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा एक्स जेड प्लस यहाँ पे बचा जेड वाई प्लस आगे क्या बचा डब्लू वाई प्लस आगे बचा एक्स डब्लू, इतना सा बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर इसमें और इसमें जेड कॉमन ले लूँ, भाई इसमें जेड कॉमन आ रहा है, इसमें डब्लू कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ले लो भाई। देखो क्या बनेगा आगे 1/2 साइन थीटा, देखो इसमें जेड को कॉमन लूँगा तो मेरे पास में अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस इसमें अगर डब्लू को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा वाई प्लस एक्स। अब आगे देखना, अब अगर मैं इसमें से x प्लस वाई को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा x प्लस वाई कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा z प्लस डब्लू, ये तो बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि 1/2 साइन थीटा, अब ये x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई देखना डायग्राम में, देखो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई ये बी डी पूरा डायगोनल है, इस बी डी की लंबाई है, x और y को जोड़ने पर क्या आएगा बी डी आएगा, तो इस बी डी को मैं मान लेता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ बी डी डायगोनल है, बी डी गुणा जेड प्लस डब्लू करूँगा तो कितना आएगा, देखो ए सी डायगोनल आएगा, जेड प्लस डब्लू करने पर क्या आएगा ए सी डायगोनल आएगा, ए सी विकर्ण आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सी। तो ये मेरे पास में एरिया का सूत्र आ गया, एरिया का सूत्र क्या आया 1/2 साइन थीटा, और जहाँ पर थीटा क्या है दोनों विकर्णों के बीच का कोण है साइन थीटा, थीटा ठीक है, और ये बी डी क्या है, बी डी और ए सी दोनों विकर्ण है तो दोनों विकर्णों का गुणनफल आएगा, तो ये मेरे पास में क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। यही तो मैंने आपको लिखाया था कि 1/2 साइन थीटा और d1 इंटू d2, जहाँ पे d1 और d2 क्या है विकर्णों की लंबाई और थीटा क्या है दोनों विकर्णों के बीच में बनने वाला कोण, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया कि कैसे आया कैसे नहीं आया। चलो अब आगे चौथा पॉइंट लिखो। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है भाई, अगर यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, इफ़ डायगोनल्स का मतलब विकर्ण, इफ़ डायगोनल्स इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट्स 890, अगर डायगोनल 90 डिग्री पे कट करे तो इसमें से हमारे पास में क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो कोई भी आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, अगर इसमें जो डायगोनल है ये 90 डिग्री पे कट करे तो इसमें एक रिजल्ट आता है, ये इस बिंदु को ओ मान लो, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो अगर इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, इन चारों में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अगर मैं जोड़ दूं चारों समीकरण को तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा देखो आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर का योगफल। तो देखो एडी का स्क्वायर प्लस इसके सामने की भुजा कौन सी है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, और ये बराबर होंगे इस वाली भुजा एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस इसके सामने वाली भुजा सीडी का स्क्वायर, ये आएगा सीडी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, एक छोटा सा रिजल्ट आएगा जिसको आपको याद रखना है। इस पे एक सवाल भी आया है पिछली बार एग्ज़ाम में, वो सवाल भी हम करेंगे कि सवाल क्या है। तो ये रिजल्ट आप सबको याद रहना चाहिए भाई, ये बड़ा काम का है, इस पर सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या है कि आमने सामने की भुजाओं का वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो वो आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगी, ठीक है। और ये आया कैसे ये मैंने आपको बता ही दिया, इन चारों में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के चारों समीकरण को ऐड कर देना तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं, इस पर खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग साइड्स
ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 7, सी डी बराबर 5, ए डी का मान आपको निकालना है। इसमें बोला गया है कि यदि कोई चतुर्भुज आपको दिया गया है जिसकी साइड्स ये है और उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो आपको ए डी का मान बताना है। तो देखो भाई ए डी का मान बताते हैं। कोई सा भी चतुर्भुज आपको दिया गया है, कोई सा भी मान लो आप, ये वाला ए बी सी और डी। तो ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान 6, बी सी का मान है 7, सी डी का मान है 5 और ए डी का मान आपसे निकालना है। ठीक है, इसको एक्स मान लो, ए डी का मान आपको निकालना है। तो मैंने अभी क्या रिजल्ट बताया था आपको, क्या बताया था कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आएगा 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 25 बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 36 और 25 को जोड़ने पर कितना आएगा, या फिर एक काम करो आप 25 को इधर ले जाओ, घटा दो, तो ये आ जाएगा 36 बराबर 25, अगर 49 में से घटाऊँगा तो मेरे पास में 24 बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब 24 को इधर लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12, जहाँ से मेरे पास में x बराबर आएगा अंडर रूट में 12, और अगर मैं 4 को बाहर ले लूँगा तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास में x का मान आ गया और यही सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे एक नोट लगाओ आप। नोट में लिखो, इफ़ ए सर्किल टच all sides of a quadrilateral ABCD। नोट में मैंने ये लिखा है कि यदि कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करे तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई वृत्त, ये भाई वृत्त है, हमने वृत्त आगे लिखा है, वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करे। अच्छा, सभी भुजाओं को टच ये जब भी करेगा जब ये बाहर बनेगा, अगर अंदर बना दिया तो ये सभी तीर, ये शीर्षों को टच करेगा, ना कि भुजाओं को, तो ये बाहर बनेगा भाई। सभी भुजाओं को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी सभी भुजाओं को टच कर रहा है कोई सर्किल, चलो जी टच कर रहा है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखो, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनका योगफल आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब अगर मैं ए बी को जोड़ दूं और इसके सामने की भुजा सी डी को जोड़ दूं तो ये किसके बराबर आएगा, ये बी सी के बराबर आएगा, प्लस बी सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए डी। तो जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये आपस में इनका योगफल क्या होगा, बराबर होगा, अगर ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है तो। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूँ। इसका प्रूफ तो देखो कुछ नहीं है, इसको हम कैसे साबित करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई वृत्त आपको दिया जाए, अगर किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखाएँ खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनकी जो लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये वाली ए है तो ये वाली भी ए होगी। ठीक है, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब हम वृत्त पढ़ेंगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट को जानेंगे वहाँ पर, फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लो। ठीक है, तो देखो ये वाला बाहरी बिंदु है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला क्या है, बाहरी बिंदु। तो मैंने ये वाली स्पर्श रेखा खींची और ये वाली स्पर्श रेखा खींची, तो इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला क्या है, बाहरी बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ और यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो ये बी और ये भी बी। ठीक है, इसी प्रकार ये सी और ये भी सी। अगर ये डी है तो ये भी क्या होगी, डी होगी। ठीक है, अब देखो ए बी का मान कितना आया, ए बी का है, ए बी का मान आया ए प्लस डी। तो भाई ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी, प्लस सी डी को क्या लिखा जा सकता है, सी डी। सी डी को लिखा जा सकता है ए प्लस बी, सी डी को लिखा जा सकता है ए प्लस बी। सी डी यही तो है ना, ए प्लस बी। ठीक है,
अच्छा हमने गलत कर दिया क्या, ए बी देखो यहाँ पर है ए और बी, ए बी को मैं लिख सकता हूँ सी प्लस डी लिखना पड़ेगा ए बी को, यहाँ पे आप सी कर लो इसकी जगह, ए बी को हम क्या लिखेंगे सी प्लस डी लिखेंगे, बराबर किसके आएगा बी सी, बी सी कहाँ पर है देखो बी सी प्लस बी, बी सी हो जाएगा सी प्लस बी, प्लस ए डी कहाँ पर है, ए डी देखो ये रही ए प्लस डी, ए डी हो जाएगा ए प्लस डी। तो मुझे बताओ ये दोनों बराबर है नहीं, देखो इधर क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इधर क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। तो इसको हमने प्रूफ भी कर दिया, छोटा सा प्रूफ था इसका, ठीक है। अब इसमें एक सवाल करते हैं, देखो इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाहर बनता है वो, इसमें बाहर क्या बनेगा चतुर्भुज बाहर बनेगा, यहाँ पे लिखा है ना क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड, तो जो चतुर्भुज है ये सर्कमस्क्राइब्ड है मतलब बाहर बनेगा, ऑफ ए सर्किल के बाहर बनेगा। इफ़ ए बी बराबर 7.7, बी सी बराबर 8.5, सी डी बराबर 9.2, ए डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो भाई देखो एक सर्किल है, बाहर कौन बनेगा, बाहर बनेगा ये स्पर्श रेखाएं हैं, इसको स्पर्श करते हुए बनेगा भाई। चित्र ढंग से नहीं बन रहा है, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया चतुर्भुज बन गया जो कि सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर बनेगा। अगर यहाँ पर इनस्क्राइब्ड होता, सर्कम की जगह इन होता, भाई इन सेंटर और सर्कम सेंटर पढ़ा ना हमने, तो वही कॉन्सेप्ट है, इन सेंटर होता तो सॉरी इन स्क्राइब्ड होता तो अंदर बनता, तो ऐसा बन गया। अब इसमें लिखा है कि ए बी का मान कितना है भाई 7.7, बी सी का मान कितना है 8.5 और सी डी का मान कितना है 9.2, ए डी का मान x मान लो जो कि आपको निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनका योगफल क्या होगा आपस में बराबर होगा, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो, ठीक है। तो 7.7 और 9.2 को जोड़ दो भाई, 7.7 प्लस 9.2 बराबर होगा 8.5 प्लस x, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा देखो 7 और 2 हो जाएगा 9.7 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16.9 बराबर 8.5 प्लस x। तो यहाँ से मेरे पास में x का मान कितना आएगा 16.9 माइनस 8.5 बराबर 16 में से 8 घटाऊँगा तो 8 बचेगा, 0.9 में से 0.5 घटाऊँगा तो 0.4 बचेगा, 8.4 इस सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो बढ़िया सा कमेंट कर दो एक, ताकि मज़ा आ जाए बस, ठीक है। चलो आगे एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं हम छोटा सा, फिर आज की क्लास को क्लोज करेंगे। आज की क्लास का हम आखिरी कॉन्सेप्ट जानेंगे, देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट है, चलो शुरू करते हैं। ले प्रभु का नाम, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सर्किल बना लो यहाँ पर और इसके बाहर, ये हमेशा गलती क्यों बनता है यार, बहुत कोशिश करता हूँ मैं सही बनाने की, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोशिश भी नहीं करता, बट ये फिर भी गलती बनता है। ये सभी को क्या कर रहा है टच कर रहा है, यहाँ पर सभी भुजाओं को ये सर्किल क्या कर रहा है टच कर रहा है। ये हमारा ए बी सी डी कोई सर्किल है, सॉरी ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमारा कोई चतुर्भुज है जिसके विकर्ण को हम मिला देते हैं, सॉरी विकर्ण को नहीं मिलाएंगे, इसमें हम करेंगे ये जो सर्किल है, इस सर्किल का क्या है सेंटर है, इस सेंटर से हम सभी को मतलब जो शीर्ष है उन शीर्षों को मिला देंगे। तो इस वाले शीर्ष को मैं इस सेंटर से मिलाऊंगा, इस वाले शीर्ष को इस सेंटर से मिलाऊंगा, इस वाले शीर्ष को इस सेंटर से, और इस वाले शीर्ष को इस सेंटर से। अब दिखने में आपको ये जो ओ पॉइंट है इसको आप ओ नाम दे दो, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ। ये पॉइंट ओ है, ये आपको क्या दिख रहा है कि जो इनके विकर्ण हैं ये आपस में कट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, एक काम करो आप साइड में लिख लो, थोड़ा सा इसके नीचे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आप लिख लो कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, नोट द intersection point of, note the intersection point of diagonals
ये लाइन आप लिख लो कि जो ओ है, ये जो सर्किल है इसका क्या है, सेंटर है, ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ना कि जो इसके विकर्ण है उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, इनके विकर्ण का कटान बिंदु नहीं है भाई, ये ओ क्या है, सर्किल का सेंटर है। ठीक है, हमने सेंटर से सभी शीर्षों को मिलाया है, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना सा सबको समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम इस पे रिजल्ट क्या, हम इसमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो एंगल ए ओ बी है, जो आमने सामने के भाई जो एंगल है उनका जो योगफल है ये आपस में बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो ए ओ बी, अब हम बात कर लेते हैं एंगल सी ओ डी। आमने सामने के जो एंगल है ये बराबर होंगे। अब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, इसको लिख लो आप एंगल बी ओ सी, बराबर किसके आएगा, 180 डिग्री के आएगा। ठीक है, तो इस वाली पॉइंट को आप याद रखना, इस पे सवाल बनता ही बनता है, श्योरली इस पे सवाल बनेगा, इस बार भी सवाल बनेगा। ठीक है, तो जो आमने सामने के जो एंगल है सेंटर पे बनने वाले, जो आमने सामने के एंगल है, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, इनका जो योगफल है वो आपस में बराबर होता है, और किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, इतना याद रखना। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। देखो इसका प्रूफ भी देख लो। अगर कोई स्मार्ट बंदा है या थोड़ा सा इंटेलिजेंट बंदा है तो वो जानना चाहेगा कि सर ये कैसे आया। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको पहले एक छोटी सी बात याद करनी पड़ेगी। अगर कोई भी सर्किल आपको दिया जाए और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची हुई है, तो इसके सेंटर से अगर मैं स्पर्श रेखा पर लंब डालूँगा, ठीक है, या स्पर्श रेखा को मिलाऊंगा, तो वो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। पहली बात तो ये। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसके सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर क्या करता हूँ, लंब डाल देता हूँ, या स्पर्श रेखा से यहाँ मिला देता हूँ, तो ये वाला 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा। इस बिंदु से इस वाली स्पर्श रेखा पर भी एक लंब डाल दो, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको आप कुछ और पॉइंट दे दो P, इसको पॉइंट दे दो Q। ठीक है, ये वाला पॉइंट O है हमारा। अब देखो, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूँगा। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए थे, वो तीनों आपको याद है? चलो अच्छी बात है, याद है। तो देखो कैसे होगा। इसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो हमारे पास में एक तो एंगल हो गया। अब देखो ये वाली भुजा CO, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, तो ये वाला हमारे पास में क्या हो गई, साइड हो गई। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल बिंदु से, बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये वाली रेखा CP और ये वाली रेखा CQ, ये दोनों क्या है, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो इनकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर इसकी A है तो इसकी भी A होगी। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास में एक साइड और आ गई जो कि बराबर है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, सास वाला नियम लगेगा, SAS। सास नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अरे भाई, सास नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे ना। अगर ये सर्वांग सम हो गए तो अब इनके जो भी संगत कोण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला ये वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, अब देखो इस A के सामने कौन सा एंगल है, इस A के सामने ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और इसमें A के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाला एल्फा है तो ये वाला भी एल्फा होगा। ठीक है, और देखो और क्या है इसमें, और ये देखो ये वाली भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। अरे भाई, ये वाली भुजा भी तो बराबर है। सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, तो ये वाली त्रिज्या है और ये वाली भी त्रिज्या है, तो इसको आप R लिख लो, ये भी त्रिज्या है, ये भी बराबर है। ठीक है, तो 3 साइड, इसमें कोई सा भी नियम लग सकता है। SSS नियम से भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस R के सामने वाला कौन सा एंगल है, ये वाला। इस R के सामने वाला ये वाला एंगल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जब मैं आपको सर्किल पढ़ाऊँगा उसमें पढ़ाऊँगा कि अगर ये सर्किल है और बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। अगर इस बाहरी बिंदु को सेंटर से मिला दिया जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम सर्किल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर आपने यह भी समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इसी प्रकार जो क्रियाक्रम मैंने यहाँ पर किया है, जो कुछ भी यहाँ पर किया है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर करूँ, इसको यहाँ से मिला दूँ 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर करूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे भाई बराबर होंगे या नहीं होंगे, सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये अल्फ़ा अल्फ़ा, इसको आप बीटा बीटा कर दो। अगर यही वाला कॉन्सेप्ट मैं इधर लगा दूँ यहीं पर 90 डिग्री, तो ये वाला गामा और ये वाला भी गामा, ठीक है। और इस वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला डेल्टा और ये वाला डेल्टा, ठीक है। तो मेरे पास में ये सारे आ गए सारे। अगर इस पूरे वाले सभी को मैं जोड़ दूँ इस गोल को, तो 360 डिग्री आएगा। भाई जो गोल कोण बनता है उसके हम 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं सभी को जोड़ दूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो अल्फ़ा अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा। तो ये मेरे पास में बनेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा बराबर 360 डिग्री आएगा ना, 360 डिग्री। अब अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूं तो मेरे पास में आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। यही तो आएगा भाई। 360 में मैंने 2 का भाग दे दिया, सीधी सी बात है। अब देखो, अब यहाँ पे देखना मेरे पास में, देखो COD कौन सा कोण बनेगा, अल्फ़ा और गामा। अल्फ़ा और गामा का कोण बनेगा। तो आप एक काम करो, अल्फ़ा और गामा को साइड में कर लो, अल्फ़ा और गामा को साइड में कर लो और बीटा और डेल्टा को साइड में कर लो, बराबर 180 डिग्री। तो अल्फ़ा और गामा से कौन सा कोण बनेगा भाई, अल्फ़ा और गामा से देखो अल्फ़ा गामा COD बनेगा। तो यहाँ पे आप नीचे लिख लो COD, अल्फ़ा गामा से बनेगा COD, एंगल COD प्लस बीटा और डेल्टा से कौन सा बनेगा देखना, बीटा और डेल्टा। तो ये बीटा और डेल्टा BOA मतलब AOB बनेगा। ये बनेगा एंगल AOB। कौन सा बनेगा, एंगल AOB। एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यही वाली चीज़ मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये देख लो चाहिए, ये रही। अरे भाई यही तो लिखा ही है, एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम इस पर एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं। ये सवाल देखो, इफ़ ए सर्किल इनस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, सर्किल के अंदर है। किसके अंदर है, चतुर्भुज के अंदर है। O इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल, जो O है ये सेंटर है सर्किल का। आगे इसमें बोला है इफ़ एंगल AOB, यदि एंगल AOB बराबर 135 डिग्री है तो फाइंड करो एंगल COD कितना आएगा। देखो ऊपर ही ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है एंगल COD प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। तो भाई यहाँ से एंगल COD कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर कितना आएगा, घटाओ इसमें से 45 डिग्री आ जाएगा आंसर। हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अरे भाई 45 डिग्री तो आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे इस पे सवाल हो गए, हमने इस पे सब कुछ कर लिया। चतुर्भुज हमारा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली क्लासों में हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, हम अगली क्लासों में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। फिर हम आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। फिर हम आगे पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कहाँ पे लिखूँ भाई, जगह ही नहीं बची है, यहाँ पे लिख लो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसका मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ठीक है।
और हमारा क्या बच गया, समलंब हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर हो गया, समचतुर्भुज हो गया, सारे कुछ हो गए। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे काइट्स के बारे में। भाई जो पतंग होते हैं, ये पतंग भी तो क्या होते हैं, चतुर्भुज ही तो होते हैं। तो हम काइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक चतुर्भुज। साइक्लिक चतुर्भुज का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज, तो हम साइक्लिक चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, इतना कुछ हम चतुर्भुज के अंदर पढ़ेंगे। जो भी मैंने इतने पॉइंट बताए आपको, ये सारे जो है ना, ये सभी हम किस में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, चतुर्भुज में कम से कम 7-8 क्लासें लग जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का दी एंड पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।